गाइस पिछली वीडियो में तारामंडल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनमें से पहला क्वेश्चन है कि कुछ प्रमुख तारामंडल, यानी देखो आपको कुछ ऐसे तारामंडल के नाम याद होने चाहिए जो एग्जाम में आ सकते हैं या कोई क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शन में हो सकते हैं, जैसे कि लघु सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि, मृग, सिग्नस, हाइड्रा, लायरा, ड्रेको। ठीक, इन सब के नाम नीचे इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, वहाँ भी अच्छे से पढ़ लेना है इन्हें। इसके अलावा बृहत सप्तऋषि तारामंडल जो है, इसमें कितने प्रमुख तारे होते हैं? देखो इसमें तारे तो कई हैं लेकिन प्रमुख 7 होते हैं। आप सब ने आसमान में देखा होगा एक क्वेश्चन मार्क का निशान बनता है जिसमें 7 तारे होते हैं। वही सप्तऋषि तारामंडल के 7 प्रमुख तारे होते हैं। उन तारों के जो नाम है वो मैंने सामने दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, नीचे इंग्लिश में भी दिए हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मृग तारामंडल में कितने चमकीले तारे हैं? तो इसमें टोटल 7 चमकीले तारे होते हैं। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन पर इमेज आ रही है इसे देखो। बाकी के जो 4 तारे हैं वो कॉर्नर पे हों, बीच में एक सीधी रेखा में 3 तारे बने हुए हैं। तो इन 3 तारे को जो ये सीधी रेखा में इन्हें बोलते हैं बेल्ट ऑफ ओरायन, यानी ओरियन की बेल्ट। इसके अलावा जो बाकी के 4 तारे हैं वो भी आप देख सकते हो, कॉर्नर पे इनके बीच में एक और तारा है पर वो चमकीला तारा नहीं है। अब इन 4 तारों में से 2 तारे जो एक दूसरे के कोने पर आमने सामने स्थित हैं, ये दोनों तारे इस तारामंडल के सबसे ज़्यादा चमकीले तारे हैं। इन्हें बोलते हैं हम, एक है बेटलगीज और दूसरा है रिगेल। इस तारामंडल से रिलेटेड आप लोगों को सिर्फ इतने ही पॉइंट याद करने हैं। अगर आप और भी पॉइंट याद करना चाहते हो तो आप खुद से कहीं से भी पॉइंट कलेक्ट करके याद कर सकते हो। मुझे जो लगते हैं पॉइंट कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब गाइज हमारा अगला टॉपिक है तारे, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये डायग्राम सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि तारों से रिलेटेड कौन से पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। गाइस सबसे पहले एक चीज़ कि आपको एक क्वेश्चन को यहाँ स्किप करना होगा कि तारे बनते कैसे हैं। हम इसके आगे वाले पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये जैसे जैसे आपको पॉइंट आते जाएंगे पता चल जाएगा कि तारे बनते कैसे हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है तारों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है हाइड्रोजन 70%, इसके बाद हीलियम होता है 28%। अगला क्वेश्चन है कि तारे रंग के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। जो तारे सबसे कम चमकीले होते हैं या सबसे कम तापमान जिनका होता है उनका रंग होता है लाल। इससे अधिक तापमान वाले होते हैं सफ़ेद, और जिन तारों का तापमान सबसे ज़्यादा होता है उनका रंग होता है नीला। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये क्वेश्चन बढ़िया है। आपको आता है कि सूर्य क्या है, तो इसका आंसर क्या है? तारा। इसके अलावा अगर सूर्य ना हो तब पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा होगा? तो वो होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला क्वेश्चन रहेगा कि प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है ये अल्फा सेंटोरी तारामंडल का एक तारा है, और जो अल्फा सेंटोरी तारामंडल है ये सौर मंडल का सबसे नज़दीक स्थित तारामंडल है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, शायद आपको पता नहीं होगा, अगर नहीं पता है तो इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि के समय में आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। ये आप सबको पता है कि भाई पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है कोरियोलिस बल के कारण, तो कॉमन सी बात है इस पे मौजूद जितनी भी बाकी क्रियाएं होती हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होती हैं। इसी तरह तारे भी आपको पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दिखाई देंगे। गाइज इसका अपवाद है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आपको हमेशा आसमान में उत्तर दिशा में दिखाई देगा। उसका रीज़न ये है कि ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है, समझ गए? इसलिए ध्रुव तारा आपको चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखो कि जो ध्रुव तारा है ये आपके लघु सप्तऋषि तारामंडल का एक तारा है। अगले पॉइंट को ठीक से पहले आप समझ लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा कि तारों को रंग के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। अब लेकिन क्वेश्चन है तारों को तापमान के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे टोटल 9 प्रकार में बांटा गया है। इनके नाम आपके सामने है। ओ वर्ग है, बी, ए, एफ, जी, के, एम, एस और लास्ट में आर एन वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य है जी टाइप का एक तारा। देखो ये जो अल्फाबेट दिए हैं ये इनके तापमान दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तापमान कम होता जाएगा तारों का। अगला, तारे की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? देखो जब तारे का निर्माण होता है तो हम उसे आदि तारा बोलते हैं। आदि तारा यानी प्रोटोस्टार। अब देखो जैसा मैंने अभी बताया था ना कि तारों का निर्माण कैसे होता है, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले तारे आदि तारे के रूप में पैदा होते हैं, और जो आदि तारा होता है ये बादलों से बनता है। वो बादल किस चीज़ के बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के। यही रीज़न है कि हाइड्रोजन 70% पाई जाती है तारों में। अगली चीज़ कि जो हाइड्रोजन हीलियम के बादल होते हैं इन्हें हम ऊर्ट बादल बोलते हैं, यानी ऊर्ट क्लाउड। और इनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -173 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट कि जब ये आदि तारा यानी प्रोटोस्टार का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर
10⁻⁷ यानी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तब जाके वह तारा बन जाता है। ठीक, ध्यान रखना एक चीज़, आपकी ये जो हीलियम, हाइड्रोजन और बाकी इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं सब में घर्षण के कारण तारों की जितनी प्रक्रियाएं वो सब बनती हैं। जैसे आगे चल के न्यूट्रॉन स्टार बन जाना, पल्सर, दुनिया भर की प्रोसेस होती है आगे चल के। ठीक, ये सब इन्हीं अणुओं में घिसावट के कारण होती है। अगली चीज़, जब किसी तारे का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तब उसमें नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आप ये तो आपको पता ही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। और ये चीज़ आप भी जानते हो कि जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक बड़े हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है, काफ़ी सारी ऊर्जा निकलती है, और यही ऊर्जा जो होती है यही उस तारे की चमक या फिर उसके तापमान का कारण होती है। अगला पॉइंट है कि जिन तारों की कांति का मतलब होता है चमक, घटती या बढ़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चल तारे। चल तारे का मतलब होता है वेरिएबल स्टार्स। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, देखो याद रखो, जब भी किसी तारे का मास यानी द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें उसका जो बाहरी खोल होता है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उस पर विस्फोट होता है। ध्यान रखना, उसकी बाहरी सतह पर विस्फोट हो जाता है। ये विस्फोट की प्रक्रिया उस तारे को एक नए रूप में निर्माण कर देती है। अब जैसा कि मैंने बताया है कि विस्फोट होने के बारे में, तो वही पॉइंट है कि बाह्य सतह पर जब विस्फोट होता है तब जो नया तारा बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपरनोवा तारा। ठीक, यानी तारे से क्या बना, सुपरनोवा। अगली चीज, जब सुपरनोवा तारे का जो कोर होता है उसमें कंटिन्यूस संकुचन होता रहता है यानी सिकुड़ता है, तब वह जागे बनता है अभिनव तारा यानी कि न्यूट्रॉन स्टार। तो अब ये अच्छे पॉइंट हो गए, क्रम से याद रखो। सबसे पहले क्या बनता है, ऊर्ट क्लाउड, इसके बाद क्या बनता है, प्रोटो स्टार, फिर बनता है स्टार, फिर बनता है सुपरनोवा स्टार, उसके बाद जाके बनता है न्यूट्रॉन स्टार। अगला क्वेश्चन है कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक हो जाता है, वो अंत में अभिनव तारे बन जाते हैं या कृष्ण छिद्र। अभिनव तारे यानी या तो न्यूट्रॉन स्टार बन के खत्म हो जाएंगे या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अपोजिट अगला क्वेश्चन है कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होता है, वो अपने एंड में, जब वो तारे का अंत होता है, तो वो श्वेत वामन तारा यानी कि व्हाइट डवार्फ स्टार बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि जो व्हाइट डवार्फ स्टार होते हैं, इनकी ही संभावित द्रव्यमान सीमा को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। चंद्रशेखर सीमा का जो सिद्धांत है ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था, जिसके लिए उन्हें 1983 में नोबेल भी मिला था। अब अगला क्वेश्चन है कि जो अभिनव तारे हैं, ध्यान रखना, जो अभिनव तारे विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम पल्सर कहते हैं। ये चीज अच्छे से याद रखना, पल्सर सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करेंगे। फिर है कि ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो वो है UY स्कूटी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो है कि हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़ा ज्ञात तारा, ध्यान रखना, ब्रह्मांड में है UY स्कूटी, लेकिन हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़ा जो तारा है वो है VY महाश्वान, यानी कि हम जिससे बोलते हैं कैनिस मेजोरिस। अब एक चीज याद रखो, श्वान यानी होता है कुत्ता, और कुत्ते का जैव वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैनिस फैमिलियर्स। उसी तरह यहाँ पर भी श्वान दिया है तो कौन सी बात है, कैनिस आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन रहेगा कि जिन तारों के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 0.5 गुना से लेकर 10 गुना तक हो, उन्हें हम लाल दानव तारा कहते हैं यानी रेड डेविल स्टार। और आप कहीं पढ़ भी सकते हैं, कहीं कहीं दिया भी है कि जो सूर्य है वो एक लाल दानव तारा है। अगली चीज कि कुछ प्रमुख लाल दानव तारे जो है वो कौन से हैं, तो देखो ये 3-4 जो तारे के नाम दिए काफ़ी फेमस है, जैसे कि रोहिणी, स्वाति, गीक्रक्स, इसके अलावा व्याध। इनके इंग्लिश नाम ध्यान से पढ़ लेना, नीचे दिए हुए हैं, बाद में ये मत कहना कि ये इस नाम से आते ही नहीं है, आते हैं। अगला है कि ब्रह्मांड में सबसे कांतिमान यानी सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है। पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा चमकीला तारा क्या होता है, सीरियस। और ध्यान रखना, सीरियस के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला तारा जो है वो है स्वाति यानी आर्कटूरस। आखिरी क्वेश्चन है कि तारों का तापमान मापने वाले यंत्र कौन सा है, तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक फोटोमीटर। पढ़ा होगा आपने कि अति उच्च तापमान को मापने के लिए हम बोलोमीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन तारों का तापमान मापने के लिए हम फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को कवर कर दिया है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांस हैं आपके। अब देखो यार, इतने समझदार आप भी हो कि बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारा है ब्रह्मांड में, इतना सब आप पढ़ नहीं सकते हो,
क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट ही आते हैं, तो मैंने वो सब आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया हो जो एग्जाम में आ सकता है सिर्फ और सिर्फ तारों से रिलेटेड, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। और गाइज इसके अलावा अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस और मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर देखो इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तब यार वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट ज़रूर किया करो सारे। इसके अलावा जो लोग चैनल पर नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो कम से कम। मिलते हैं अगले वीडियो में।